थाने की फंक्शनिंग के ऊपर, इसी तरह से महिला हेल्पलाइन की फंक्शनिंग पे, और और महिला हेल्प डेस्क, ठीक है। इन तीनों की कितनी उपयोगिता है उसके बारे में मैं हम सुनना चाहेंगे आप सभी से। और आपको जो नया जो गोरा शक्ति ऐप आया है उसमें आपको क्या उसकी कितनी अभी तक आपको लगा उपयोगिता है, उस पे मैं आप सबसे एक एक जने से 4 लोगों से ये सुनना चाहते हैं। बोलिए। महिला थाने से हमारे पास है करिश्मा राणा जी, महिला थाना श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल। थोड़ा सा उसकी वर्किंग के संबंध में यहाँ आके आप थोड़ा सा बता दें। यहाँ पर आए सभी गणमान्य व्यक्तियों का इस कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत और सभी महिला हेल्प डेस्क प्रभारियों का। मैं महिला कांस्टेबल 493 करिश्मा राणा, महिला थाना श्रीनगर से। मैं आप सभी को महिला संबंधी महिला थाना में जो प्रकरण आते हैं, जैसे कि पति पत्नी की लड़ाई झगड़े और महिलाओं का आपस में लड़ाई झगड़ा, ये संबंधी मैटर आते हैं। तो जो पति पत्नी वाले मैटर आते हैं उनमें काउंसलिंग कराई जाती है महिला थाना द्वारा। जैसे 2-3 काउंसलिंग कराई जाती हैं। अधिकतर मामले ऐसे होते हैं जिनमें जो महिला थाने स्तर पर ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं। बाकी महिलाओं से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम जैसे स्कूलों में, कॉलेजों में चलाए जाते हैं। जैसे आजकल 112 ऐप, 112 डायल 112 और गोरा शक्ति ऐप की जानकारी दी जाती है और महिलाओं को उनके बारे में बताया जाता है। महिला थाने में एक सुझाव देना चाहती हूँ सर, कि जैसे महिला थाने में हमारे 6 महिला कांस्टेबल का स्टाफ है और 2 महिला सब इंस्पेक्टर। तो सर जैसे ड्यूटियों की अधिकता वगैरह होती है, अधिकतर मामले आ जाते हैं जैसे दिन में, रात में महिलाओं से संबंधित। तो उनमें क्या होता है कि थोड़ा दिक्कतें हो जाती हैं। कोई महिला उपस्थित नहीं होती है, बाहर ड्यूटियाँ ज़्यादा रहती है, 1 या 2 महिलाएं रहती हैं। फिर महिलाओं के आपस में लड़ाई झगड़े हो गए तो कई सारी महिलाएं इकट्ठा हो जाती है, तो सर इस चीज़ की थोड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि ड्यूटियों की अधिकता रहती है। आजकल कोई भी जुलूस वगैरह या फिर जैसे कोई वो हो रहा है तो उसमें महिलाएं की ड्यूटियाँ ज़्यादा मांगते हैं, क्योंकि महिलाएं अधिकतर रहती हैं, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाती है सर। महिला हेल्पलाइन प्रभारी बोले जिले की हेल्पलाइन होती है ना, तो ये बताइए। देहरादून में कौन है? देहरादून में महिला हेल्पलाइन प्रभारी? हरिद्वार में? हरिद्वार में आप आके बताओ। सर मैं महिला हेल्पलाइन हरिद्वार से ऐसा ये नीता शर्मा। सर हमारे यहाँ महिला हेल्पलाइन 2 महिला हेल्पलाइन है, एक हरिद्वार में है, एक रुड़की में है। दोनों के जो प्रकरण लगभग 1600 के आसपास आ गए हैं सर। 131 मुकदमे दर्ज हुए हैं इसमें। सर इसमें हमारे पास जो महिला हेल्पलाइन में प्रकरण आते हैं इसमें पारिवारिक प्रकरण, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े वगैरह और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आते हैं जिनके पति पत्नी के होते हैं, तो उसमें काउंसलिंग कराई जाती है सर। महिला हेल्पलाइन में सर एक समस्या आती है कि जब पीड़िता जो लड़की होती है सर, वो कहती है कि मैं अपने पति के साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन पति कहता है मैं नहीं ले जाना चाहता हूँ। और हम कहते हैं मुकदमा दर्ज कर दें, लेकिन वो कहती है मुकदमा भी नहीं दर्ज करना है। ऐसे मामलों में सर हम कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर मतलब कैसे संतुष्ट करें हम उन्हें। उसको कहाँ भेजते हैं? महिला उसकी काउंसलिंग कराते हैं मैम, 4 से 5 बार काउंसलिंग करा देते हैं, लेकिन वो फिर भी रेडी नहीं होता है रखने के लिए। ऐसे भी बहुत सारे केस आते हैं, लेकिन रेडी नहीं होता तो महिला को कहाँ भेजते हैं? महिला अपने मायके में ही रहती है जी।
तो सर ये समस्या बहुत ज़्यादा आती है कि उस कंडीशन में हम कुछ नहीं कर पाते हैं सर। इसमें एक चीज़ और भी मैम, इस तरह की चीज़ चल रही है कि महिला एक्स्ट्रा है उनका, तो ऐसे में पति पत्नी में दरार तो आई जाती है, लेकिन हमें जो हो गया है उसको तो छोड़ दे, आगे उसमें काउंसलिंग करनी है, लेकिन आगे ना हो इसके लिए हमें अपने ही परिवार से बच्चों को दोनों को समझाना होगा कि इस तरह की स्थिति आने पर कैसे हमें कदम उठाने, पहले ही स्तर को तय कर लिया जाए, नहीं तो फिर उस लड़की के संग ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ समाज जो हमारे मन में भरा रहता है, अगर हम इसको छोड़ देंगे, हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे तो मेरे और भाई बहनों की शादी कैसे होगी, उसका क्या असर उसमें आता है। तो उनके लिए सिर्फ बहुत गहराई से हमें वो सोचना पड़ता है, हर चीज़ हर पहलू को देखना पड़ता है, तब जाके कोई डिसीजन ले पाते हैं। उस महिला की काउंसलिंग हम 3-4 बार करते हैं कि कहीं पर जाकर के वो सशक्त हो जाए। दूसरी बात ये भी है कि हमें अपनी बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाना ही है। ऐसा ना हो कि कितने लोग ऐसे भी आए कि हमें अच्छा लड़का मिल रहा है कि मैडम बताओ लड़की तैयार नहीं हो रही है, जबकि वो वेल एजुकेटेड है, तो उसको ज़बरदस्ती भी हमने तैयार नहीं करना है। उसकी जब वो अपनी जॉब में आ जाए, क्योंकि उसके बाद जो होता है कि पति ने खर्चा नहीं दिया, बच्चों के लिए खाने के लिए नहीं, ऐसी स्थिति हो जाती है कि क्या किया जाए ऐसी स्थिति में। तो जो वो आया था कि भूमि वाला कि उसमें उनका हिस्सा रहेगा संपत्ति में, तो वो बहुत अच्छी पहल है हमारे सरकार की। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं डीजी साहब से कहूँगी कि महिला आयोग अध्यक्ष महोदया, हमारी ACS अथॉरिटी, यहाँ पर उपस्थित बाकी सभी संगठनों से आए लोग और सभी हमारे पुलिस के साथियों, ये जो कार्यशाला है, जब महिला आयोग अध्यक्ष महोदया से मेरी बात हुई तो हमें शुरू में ये बताया नहीं गया था कि इसको कौन अटेंड करेंगे, तो मुझे लगा फिर इस कार्यशाला का मीनिंग नहीं रहेगा, इसलिए मैंने फिर सभी हेल्प डेस्क प्रभारियों को, महिला हेल्पलाइन प्रभारियों को यहाँ पे बुलवाया पूरे प्रदेश की। आप लोगों से शाम के सेशन में हमारे ADG लॉ एंड ऑर्डर और DIG लॉ एंड ऑर्डर भी चर्चा करेंगे। उस 1 घंटे में आप खुल के अपनी पुलिस रिलेटेड इश्यूज बताइएगा कि हम चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, मैं आप सभी 49 लोगों के, बाकी सभी लोगों के नॉलेज में डालना चाहूँगा, जो हमारा एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम है उत्तराखंड में, साल में लगभग 50,000 कॉल महिलाओं संबंधित 112 पे आ रही है। उसको डायल 100 भी बोलते थे, अब वो 112 हो गया। पुराने ज़माने में पुलिस हेल्प के लिए 100 नंबर डायल करते थे, तो उसका इमरजेंसी हेल्प हो गया, तो उसमें फायर और मेडिकल सब जुड़ गया, तो 112 है। उसमें 50,000 कॉल जो है हमारी महिलाओं से संबंधित आ रही, जो अटेंड भी करते हैं। हमारा हर कॉल उसकी अटेंड होती है, लॉग होती है, रिकॉर्डेड होती है। अगर हम कंप्लेंट्स की बात करें, रिटर्न कंप्लेंट्स, ये तो कॉल कर दिया किसी ने, तो रिटर्न कंप्लेंट्स जो रिसीव हो रही है हमारी महिला हेल्प डेस्क पे और बाकी सोर्सेज से जो लगभग 15,000 साल में, यानी महीने की 1,000 प्लस। अभी हमने गोरा शक्ति ऐप जो मैडम का इनिशिएटिव है, उसको उत्तराखंड पुलिस ऐप में समायोजित किया है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन में 75,000 के लगभग हुआ, वो धीरे धीरे आगे जाएगा। तो इसमें भी कंप्लेंट रोज करने की सुविधा ये रहेगी। यद्यपि मैडम का उसका पर्पज दूसरा है, वो ये है कि एक बार किसी ने यहाँ रजिस्टर कर दिया तो हम कॉल बैक करें, इससे थोड़ी सिक्योरिटी फील होगी, पूरा थाना आपके साथ है, पूरा पुलिस का सुरक्षा तंत्र आपके साथ है। तो 15,000 ये शिकायतें आ रही है हमारी, इनमें से 10,000 लगभग काउंसलिंग में चल रही है। इतना लेवल है काउंसलिंग का, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। यद्यपि मैंने लिखित में ऑर्डर ये जारी किए हुए हैं, आप लोगों तक पहुँचे कि नहीं, कि काउंसलिंग मैक्सिमम 2 करें। तीसरी काउंसलिंग हो तो SSP के अप्रूवल से ही करें, क्योंकि अनलिमिटेड काउंसलिंग का भी कोई सेंस नहीं है। बट जो प्रॉब्लम उसने बताई हेल्पलाइन प्रभारी ने, वो भी जेन्युइन है कि वो काउंसलिंग से मामला सेटल भी नहीं हो रहा और महिला FIR भी नहीं चाहती, तो फिर तो मामला बीच में रहेगा, क्योंकि FIR हो जाए तो अरेस्ट हो जाए तो मामला कहीं ना कहीं कर जाएगा, तो महिला डजंट वांट कि भाई उसके हस्बैंड के अगेंस्ट FIR हो। तो ये एक टिकलिश इशू है हमारे लिए, क्योंकि मैंने अनलिमिटेड काउंसलिंग को कई बार डिले करने के लिए डिलिंग टैक्टिक्स के रूप में हमारे यहाँ काउंसलिंग यूज होती है। और एक और प्रक्रिया पहले चल रही थी जो मैंने स्टॉप की, वो ये थी काउंसलिंग हो गई,
काउंसलिंग सेल ने मुकदमा रिकमेंड कर दिया, फिर भी थाना अध्यक्ष मुकदमा नहीं लिखा, तो उसको मैंने जीरो किया। मैंने कहा एक बार ही काउंसलिंग से रिकमेंडेशन हो गया तो फिर मैंडेटरी है मुकदमा दर्ज किया जाना। अभी ये मैं नंबर से बड़े पर्टिकुलर पर्पज से भी दे रहा हूँ, मैं वहाँ से समझिएगा। जो आपका जो पहला सवाल है ना सबसे बड़ा, उस पर मैं आऊँगा। जो हमारे इसमें साल भर में जो FIR है महिलाओं के क्राइम की, इसमें नॉर्मल क्राइम भी है, मर्डर से लेकर के, दहेज से लेकर के, बलात्कार से लेकर के, सारे क्राइम मिला है। खाली डोमेस्टिक वायलेंस की तो 3000 प्लस है, और दोनों हमारा मिला काम है अल्मोड़ा और जिले में कोई काम, टोटल साल में 11 है। तो हम लोगों ने जो एक निर्णय लिया है, वो निर्णय ये है कि हम महिला थाने के बजाय, हम महिला थाना खोलने के बजाय हम हर थाने को महिला फ्रेंडली बनाएं। हमारा ये निर्णय है कि भाई थाना तो हर आदमी की सुरक्षा के लिए है, हर महिला की सुरक्षा के लिए है, हर बच्चे की सुरक्षा के लिए है। एक माहौल होता था पुराने समय में कि आम आदमी थाने आने से डरता था, महिला तो सम्रांत महिला और ज्यादा डरती थी। तो उस चीज को हमने उत्तराखंड जब से बना खत्म किया है। आपने देखा होगा कि हमारे थाने नॉर्मली पीपल फ्रेंडली हैं, और महिला फ्रेंडली बनाने के लिए हमने हर थाने में एक महिला SI और 4 महिला कांस्टेबल को तैनात किया, और महिला हेल्प डेस्क बनाया है, महिला हेल्प डेस्क बनाया है, उनके लिए टॉयलेट अलग से बनाया है। तो हमारे प्रयास है कि थाना हमारा पूरी तरह महिला फ्रेंडली बने, और उसमें कोई आकर के उसे आउट ऑफ प्लेस नहीं लगे, उसके साथ कूट कड़ाक का व्यवहार न हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार हो सके। इसलिए मैंने हर कंप्लेंट रिसीव करने की जिम्मेदारी महिला हेल्प डेस्क की लगाई, इवन नॉर्मल की, क्योंकि रिसीविंग कराना हर किसी का अधिकार है। वो हम पुलिस वाले आधी बार मना कर देते, वो बहुत गलत है। मैंने कहा भी जो रिसीव नहीं करेगा उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि आप FIR करें ना करें उसके लिए ठीक है, हम जांच करेंगे, अपराध बनता है करेंगे, नहीं बनता नहीं करें, किंतु उसकी कंप्लेंट रिसीव करने से मना नहीं करेंगे। इतना तो उसका प्राथमिक अधिकार है। थाने आए, वो कंप्लेंट दिया, आपको लग रहा है कंप्लेंट झूठी है, उसे बताइए कि आपकी कंप्लेंट झूठी है, और उसे कंप्लेंट रिसीव करने से ही मना बिल्कुल मत करिए। ये हमारी एक बेसिक वो बनती है। बाकी जो हमारा स्ट्रक्चर है, मैं इसको फिर से समझा दूं कि हर जिले में महिला हेल्पलाइन बनी है, हर जिले, उसकी एक प्रभारी है, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर। किसी जिले में 2 भी हैं, जैसे हरिद्वार में हरिद्वार और रूड़की, ऐसे ही नैनीताल में हल्द्वानी भी एक एडिशनल है, पौड़ी में कोटद्वार एक एडिशनल है श्रीनगर के अलावा, क्योंकि ये लोगों की ट्रैवलिंग कम करने के लिए किया है। तो महिला हेल्पलाइन जो है काउंसलिंग कराती है, कभी कभी उसमें बड़े लेवल की काउंसलिंग हो तो हमने ऐच्छिक ब्यूरो भी बनाए हुए हैं, जिसमें थोड़े बहुत साइकोलॉजिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट भी हमने जोड़े हुए हैं। तो ये उसका स्ट्रक्चर, और हर थाने पे महिला हेल्प डेस्क है। तो सारी कंप्लेंट जहाँ से भी रिसीव हो, 112 से कहीं से हो, इन सब के पास जाती है, हर चीज़ रिकॉर्डेड है, और ये लोग प्रयास करते हैं कि उसमें जो जितना जरूरी है, ये भी आप सबके लिए बहुत संवेदनशीलता के एंगल से जरूरी है, जो अभी तक चर्चा हो रही थी। कई बार हम क्या करते हैं, मैडम ने भी उस बात को बताया कि मतलब बहुत बड़ी मारपीट हो चुकी है, उसका खून निकल रहा है, सिर फूटा, तब भी हम काउंसलिंग करा रहे हैं। तब कहाँ काउंसलिंग भाई, वो तो सीधा कराई है, आप समझ रहे हो, सीधा कराई ना। IPC में 323, 24, 25, 26 जो भी धारा बनेगी, 30 ड्यूटी है तो 26 बनेगा, 25 बनेगा, नहीं जो भी होगा, तो उसको हमें इमीडिएट FIR दर्ज करना, उसको हम काउंसलिंग में डाल रहे हैं। वो काउंसलिंग का इशू नहीं है। काउंसलिंग का तो इशू वो है घर के झगड़े, और जिसकी वजह से घर ब्रेकअप होता है। तो जहाँ मामला इतनी भारी मारपीट में पहुंच गया, वहाँ इमीडिएट FIR होकर अरेस्ट होने चाहिए। तो ये आप सबसे एक्सपेक्टेड है कि आप सभी संवेदनशीलता दिखाओ। एक दूसरा बड़ा बिंदु और है, जो मैं हर पुलिस वाले को ही बोलता हूँ, मतलब खाली महिला नहीं, हर पुलिस वाले को, वो आप पे भी लागू, वो ये है कि पुलिस के पास ट्रिपल पावर है कंपेयर टू अदर विभाग, जो अन्य विभाग हैं। हर विभाग का कोई ना कोई अधिकार है, हमारे पास 3 गुना अधिकार है। सबसे पहले हमारी पावर, वर्दी की पावर, ऐसा मैंने कहा वर्दी देख के भी लोग डर जाते हैं। दूसरा, हमारे पास वेपन्स है,
हम लोग वेपन्स का यूज कर सकते हैं, ऑफिशियली किसी की जान बचाने के लिए यूज कर सकते हैं। और तीसरा और सबसे बड़ी जो पावर है वो कानून का अधिकार है। आप किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकते हो, आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो, ये छोटी पावर नहीं है। जो मैं कह रहा था, जो तीसरा अधिकार हमारे पास है वो कानून का अधिकार है। कानून के अंतर्गत आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ा अधिकार है आपके पास। ये अधिकार दिया किस लिए? जिससे कि आप उसका सदुपयोग करेंगे, जिससे आप उसे पीड़ितों के हक में उसका यूज करेंगे। किंतु कभी कभी देखा जाता है कि हमारी पुलिस इन अधिकारों का सदुपयोग न करके दुरुपयोग करती है। वो हमें नहीं होने देना। पीड़िता को न्याय दिलाना हर हालत में, उसके एफआईआर जरूरी एफआईआर करेंगे, किसी को अरेस्ट करना जरूरी है वो करेंगे। तो हमारा जो है, हमारी संवेदनशीलता वहीं पर जानी चाहिए कि पीड़िता को हर हालत में जस्टिस मिल सके, विक्टिम को जस्टिस हर हालत में मिल सके। मैं इन्हीं पॉइंट्स के साथ अपनी बात आज खत्म करना चाहूँगा और मैडम कुसुम कंडवाल जी को, मैडम रितु खंडोरी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा पुलिस लाइन में आगमन के लिए। थैंक यू।